लाइव हो गया है। सर आ जाए। वागर्थावि संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत शौर्य अनुसंधान संस्थान वाराणसी के संयोजक एवं सचिव के पद पे हैं। इस ई कॉन्फ्रेंस का आज 10वां दिन है। मेरे तरफ से गुरुजी को सादर प्रणाम, हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है संस्कृत शौर्य में। आज का जो मन संचालन है, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली से संचालित सनातन धर्म आदर्श संस्कृत महाविद्यालय के व्याकरण विभाग में सहायक आचार्य के पद पर डॉक्टर अशोक कुमार मिश्र, जो हमारे परम मित्र हैं और संस्कृत शौर्यम अनुसंधान संस्थान के मेंबर भी हैं। आज का मन संचालन सर के द्वारा ही होगा, तो आइए हम लोग सर के पास चलते हैं मन संचालन के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। मान्याः अद्य संस्कृतशौर्यम् अनुसन्धानसंस्थानमिति संस्थया आयोज्यमानायाः व्याख्यानमालायाः 10मे दिने भवतां समवेतानां सर्वेषां स्वागतं कुर्मः। भवन्तः विदन्ति वा, अनया संस्थया बहुधा एवं भूताः कार्यक्रमाः सञ्चाल्यन्ते। अस्मिन्नेव क्रमे एतस्यां व्याख्यानमालायां विश्वविश्रुताः शिक्षाशास्त्रविदः प्राच्यप्रतीच्य विद्योभय समन्विताः अत्यन्तं कुशलप्रशासकाः अत्यन्तं विनयिनः, ज्येष्ठान् प्रति विनयिनः, अनुजान् प्रति स्नेहं व्यवहरन्ति तथा भूताः आचार्याः परमोदाराः साम्प्रतं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलसचिव पदं विभूषयन्ति एते। एवञ्च केन्द्र सर्वकारस्य संस्कृतभाषायाः प्रोन्नतये विकासाय च याः योजनाः भवन्ति तासां सर्वासां परमनिदेशकाः एते एव आचार्याः सन्ति। तथा भूताः स्वनामधन्याः प्रोफेसर GR मुरलीकृष्ण महाभागाः सन्ति। एतेषाम् आचार्याणाम् अद्य अत्र फेसबुक पटले व्याख्यानं भवति। राष्ट्रीय शिक्षा नीतौ राष्ट्रीय शिक्षा नीति संदर्भे भारतीय ज्ञान परंपरायाः किं स्वरूपं कथमिति इति सर्वम् एते अत्र उपस्थापयिष्यन्ति। एतस्याः व्याख्यानमालायाः संयोजकाश्च सन्ति एतस्याः संस्थायाः निदेशकाः मान्याः परम मित्रमणयः सन्ति डॉक्टर राजकुमार वर्याः। इदानीं वयं आचार्यान् प्रति मान्यान् कुलसचिव महोदयान् प्रति सादरं प्रार्थयामहे। कृपया स्वकीय वचोभिः अस्मान् सर्वान् सनाथीकुर्वन्तु मान्याः आचार्य प्रवराः कुलसचिव महोदयाः। सर्वेभ्यः प्रणामाः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या भाषा सर्वभाषासु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः। सर्वप्रथमं संस्कृतशौर्यम् अनुसन्धानसंस्थानस्य ये च अध्यक्षाः सन्ति, तथैव अत्र संयोजकाः डॉक्टर राजकुमार महाभागाः, तथैव च आचार्याः प्रोफेसर नीलाप तिवारी महाभागाः एवं डॉक्टर अशोक कुमार मिश्र महाभागाः, भवतां सर्वेषाम् एतादृश उत्तम आयोजनस्य सन्दर्भे सर्वेभ्यः अहं प्रणतिततीः वितनोमि। वास्तविकरूपेण इदमिदानीं सम्पूर्णे भारते राष्ट्रियशिक्षानीतेः विषये सर्वत्रापि चर्चा प्रचलति। अत्र महती आवश्यकता विद्यते यत् संस्कृतजनानां कृते, संस्कृतक्षेत्रे विद्यमानानां कृते संस्कृतशिक्षायाः विषये अस्माभिः किं कर्तुं शक्यते, कथं कर्तुं शक्यते इति चर्चनीयः अंशः विद्यते। अतः किञ्चित् अहं पीपीटी माध्यमेन अत्र मम विषयम् अत्र प्रस्तुतीकरोमि। पीपीटी शेर् करिष्यामि अधुना। कृपया महोदय मम पीपीटी तद् प्रेजेंट महोदय अस्ति न, तर्हि सेटिंग प्रेजेंट मध्ये करोतु। प्रेजेंट तः गतमस्ति इति मन्ये। अधः सेटिंग अस्ति, म्यूट स्टॉप कैम सेटिंग प्रेजेंट। अधः अस्ति वा? अधः प्रोसेसिंग इति प्रदर्शयति अत्र। सेटिंग्स मध्ये अस्ति वा? न, मध्ये अस्ति प्रेजेंट। हाँ, आगच्छतु। शेर् कृतवान्, आगतं खलु? हाँ, शेर् अस्ति। धन्यवादः। अधुना दृश्यते वा महोदय? आम् 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 आम्। अत्र वयं द्रष्टुं शक्नुमः भारतीयज्ञानप्रणाली संस्कृतम् इति विषयं स्वीकृत्य किञ्चित् अहं वक्तुम् इच्छामि। कदाचित् अत्र फाण्ट् सम्यक् न दृश्यते सिस्टम् कारणतः। अत्र तु महोदय सम्यक् दृष्टवान्। वस्तुतः भारतीयज्ञानप्रणाल्यां सर्वप्रथमम् अस्माभिः ज्ञातव्यमस्ति भारतीयज्ञानप्रणाली नाम का। भारतीयज्ञानप्रणाली इत्यस्य भारतीयं वाङ्मयम् इति वयं वक्तुं शक्नुमः। विशिष्य भारतीयज्ञानप्रणाल्यां यद्यपि संस्कृते, पाळीभाषायां वा प्राकृतभाषायां तथैव च मातृभाषासु अपि भारतीयं वाङ्मयं विद्यते एव, अत्र मया स्वीकृतः विषयः भारतीय संस्कृतभाषायाः इत्यतः भारतीयज्ञानपरम्परा, तत्र संस्कृतम् इति विषयं स्वीकृत्य विविदिशामि इत्यतः अहं संस्कृतविषयं स्वीकृत्य किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसान्यायविस्तरः धर्मशास्त्रं पुराणं च विद्याह्यताश्चतुर्दश इति 14 विद्यानाम् आयुर्वेदो धनुर्वेदः गान्धर्वश्चेति ते त्रयः अर्थशास्त्रं चतुर्थं तु विद्याह्यष्टादश एव तु इति 18 विद्यानां विषये अपि अस्माकं शास्त्रे तु प्रोक्तं विद्यते। आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिः इति चाणक्येन अर्थशास्त्रे भणितं विद्यते। अतः एतादृशं सर्वम् अपि भारतीयज्ञानपरम्परायाः वाहकाः विद्यन्ते। तर्हि भारतीयज्ञानपरम्परायाः एतेषां वाहकानाम् अध्ययनं कथं,
तथैव च NEP 2020 द्वारा एतेषां सर्वेषाम् अपि समावेशः कथं कर्तव्यः इति सन्देहे सति किञ्चिदहं वक्तुमिच्छामि। आल्बर्ट् ऐन्स्टीन् महोदयः वदति, भारतीयानां कृते वयं सर्वेपि ऋणी भवामः। किमर्थं नाम तेषां चिन्तनधारया एव अस्माकं सैन्सेस् अथवा गणितं मैथमेटिक्स इत्यादि सर्वम् अपि समागतं विद्यते इति आल्बर्ट् ऐन्स्टीन् महोदयस्य आशयः। तादृशः एकः उत्तमः वैज्ञानिकः भारतीयज्ञानपरम्परायाः विषये तथा वाक्यं वदति इत्युक्ते अस्माकं वाङ्मयं कीदृशं विस्तृतं विशालं च विद्यते इति वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। अत एव भारतीयज्ञानप्रणाल्याः जीवातुभूततत्त्वेन अस्माकं संस्कृतभाषा अधुना विराजमाना अस्ति। अत एव संस्कृतं देवभाषा इति कथ्यते। देवभाषा इति शब्दस्य देवानां भाषा इति भवति न वा इति सन्देहः बहूनां भवितुमर्हति, परन्तु देवभाषा इति शब्दस्य दिवुक् क्रीडा इति धातुतः आगतमस्ति। इत्यतः क्रीडा, विजिगीषा, द्युति, स्तुति, मद, मोह, कान्तिगतिषु इत्यादि प्रकारेण संस्कृतभाषायाम् इदः अस्ति तदन्यत्र यन्नेह अस्ति न तत् क्वचित् इति तथा सम्पूर्णविश्वे विद्यमानं सर्वम् अपि अत्र संस्कृतभाषायां विद्यते इति वक्तुं शक्नुमः। तत्र सन्देहः बहूनां भवति, किं टेक्नालजि सङ्गणकं कं मोबैल् इत्यादिकं संस्कृतवाङ्मये अस्ति वा इति प्रश्नः। न, कदाचित् भवितुं नार्हति, परन्तु संस्कृतभाषायां थॉट प्रोसेस विद्यते, चिंतन प्रक्रिया। हम किस प्रकार से सोच सकते हैं, जो भविष्य की हमारा क्या टेक्नोलॉजी बनने की संभावनाएं हैं, वो टेक्नोलॉजी के लिए बहुत सारे हमको चिंतन प्रक्रिया संस्कृत भाषा में मिलने की संभावना है। और संस्कृत के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा में हम क्या क्या संभावनाएं देख सकते हैं। अत्र हम सप्तविध विषयान् भवतां सम्मुखे प्रस्तुतीकरोमि। एकं तु फिलोसॉफिकल, द्वितीयं च संस्कृतं छन्दोबद्ध भाषा अस्ति। छन्दोबद्ध भाषा इत्यतः संस्कृत के माध्यम से हमारा गणित, भाषा, विज्ञान सभी को हम कुछ अलग तरीके से हम पढ़ने के लिए एक प्रक्रिया बना सकते हैं। उदाहरण आगे आपको एक एक इस विषय का मैं प्रस्तुति करता हूं। किस प्रकार छंदोबद्ध भाषा के रूप में हम साइंस और टेक्नोलॉजीज को पढ़ सकते हैं, और कूट भाषा के रूप में, कूट भाषा की कटपयादि संख्या क्रम है, भूत संख्या क्रम, इस प्रकार से कूट भाषा के रूप में भी संस्कृत में भारतीय ज्ञान परंपरा निक्षिप्त है। तथा गणित है, संस्कृत के माध्यम से हम खेल सकते हैं, भाषा वैज्ञानिकता, इस प्रकार बहुत सारे विषय हम थोड़ा चर्चा करेंगे इस विषय के साथ साथ। ततः पूर्वम् अहं किञ्चित् वक्तुमिच्छामि। अस्माकं वाङ्मयं संस्कृतवाङ्मयं विज्ञानत्वेन प्राचीनकाले आसीत्, परन्तु आधुनिककाले तस्य दार्शनिकत्वं विद्यते। संस्कृतं मीन्स केवल पूजा पाठ की प्रक्रिया के रूप में ही अभी देखा जा रहा है, परंतु इसकी परिवर्तन कैसे हुआ था। प्राचीन काल में वराह मिहिर जैसे है, आर्यभट्ट इत्यादि, चरकः, सुश्रुत इत्यादि बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक रहते हुए भी आजकल संस्कृत में केवल हमारे पास काव्य शास्त्र ही मिलते रहा। सभी लोगों की केवल पूजा पाठ का ही प्रक्रिया के रूप में संस्कृत भाषा रह गई है। इसका बीच में क्या अंतर आया है, एक कथा मैं आपके पास सुनाना चाहता हूं। जैसा आप चित्र में देखेंगे, एक बिल्ली को बांधा हुआ है। आंध्रा में एक परंपरा है, वैसे केरल में भी किसी एक जगह पे एक प्रक्रिया देखी गई। इस प्रक्रिया में क्या था, पूजा करने से पहले एक बिल्ली को बांधते थे। ये बिल्ली को बांधने की प्रक्रिया कहाँ से आई, तो उसने कहा हमारा प्राचीन काल से परंपरा ऐसे चलते आ रही है, मेरा दादा दादी सभी लोगों ने पूजा करने से पहले एक बिल्ली को बांधते थे। परंतु परंपरा बिल्ली को बांधने की कथा कहाँ से आई है, इस विषय में देखते देखते एक साइंटिस्ट ने लिखा है
उस समय में एक बिल्ली पूजा करते समय बीच में आके उधर दूध वगैरह पी लेती थी, इसलिए उसने उसका परदादा ने कोई ने वो बिल्ली के पहले पूजा करने से पहले बांध के रखा, परंतु उसको पौते वगैरह सभी देखते देखते बिल्ली को बांधना एक प्रक्रिया है पूजा करने से पहले करके एक परंपरा शुरू हो चुकी है। ऐसा एक बिल्ली की बांधने की प्रक्रिया एक परंपरा रही, परंतु किमर्थम आचर्यते, हमें क्यों आचरण करना है और ये प्रक्रिया कहाँ से आई, जब तक हम इसको जड़ तक नहीं देख पाएंगे तब तक हम हमारा विज्ञान को दर्शन के रूप में परिवर्तन कैसे हुआ हम देख नहीं पाएंगे। एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हर दिन हम शनि का स्तोत्र पाठ करते हैं, जैसे नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तांड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। यदा कदापि हम संस्कृत ज्ञान एतस्य श्लोकस्य अनुवादं वदतु इति वदामि, सर्वत्रापि सम्यक् ते अनुवादं व्याख्यानादिकं कुर्वन्ति। नीलांजन समाभासम, जो नीलवर्ण या अंजन मतलब ब्लैक एंड ब्लू दोनों को मिक्स करने से जो कलर होते हैं उस कलर में प्रभासमान है। रविपुत्रम यमाग्रजम, सूर्य का पुत्र है और यमा का अग्रज है। यम मतलब कौन है उस समय पूछने से यम मतलब यमधर्मराज करके कहते हैं। और छाया मार्तांड संभूतम, छाया और छाया देवी एक शैडो है और मार्तांडा सूर्य, इन दोनों से संभूत है एक शनि का मैं नमस्कार करता हूँ। अत्र ये सभी जो है एक प्लैनेट के बारे में चर्चा चल रही है। जब उस रवि प्लैनेट था, छाया प्लैनेट है, साथ ही साथ शनि प्लैनेट है, तो बीच में जब यम शब्द का आ जाएगा तो वो सभी जगह पे यम धर्मराज का कुछ नया कैरेक्टर्स बताया जाता है। क्यों हम यमा शब्द से यमा करके कोई प्लैनेट होने की संभावना हो सकती है, इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करना चाहिए। ज्योतिष में यमा करके एक प्लैनेट का विशेष भी कहा जाता है। धेनवः श्रीः इति एकः शब्दः। अत्र धेनवः श्रीः एक साइंटिफिक शब्द किसी एक जगह पे ग्रंथ में लिखा गया। तब मैं पूछा हूं तो सभी छात्रों ने मुझे बताया है कि सर जितने भी गाय है हमारे लिए संपत्ति है, परंतु उस जगह पे वो अर्थ में वो शब्द लिखा नहीं गया है। उसका अर्थ लिखा गया है कि 24 डिग्रीज एंड 9 मिनट्स। डिग्रीज को मिनट्स में कैसे परिवर्तन करना चाहिए, ये जो प्रक्रिया था हमारे पास विशेषकर गणित शास्त्र में ज्योतिष में कहा गया, उसको 24 डिग्रीज 9 मिनट्स, डिग्रीज और मिनट्स का परिवर्तन करने की एक प्रक्रिया है धेनवः श्रीः। अत्र धेनवः श्रीः ये जो शब्द है कटपयादि संख्या क्रम से इसका अध्ययन करना चाहिए। नयावशिष्ट शून्यानि संख्या कटपयादयः करके कटपयादि संख्या क्रम का विशेष कहा गया है। इसको हम भारतीय वांग्मय में एक कोडिंग लैंग्वेज हम बताते हैं। जैसे अमेरिकन साइन लैंग्वेजेस होंगे, मिरर राइटिंग करके एक अलग कोड लैंग्वेज था, मार्स कोड है, बाइनरी कोड है, पासवर्ड कोडिंग सिस्टम है। इस प्रकार हमारे पास भारतीय ज्ञान परंपरा में अभी तक मैंने जितने प्रकार की कोडिंग देखा हूं तो 21 प्रकार की कोडिंग की प्रक्रिया को मैं देखा हूं। डिकोडिंग मतलब हमारा विज्ञान को हमको समझना है तो जब तक हम डिकोडिंग नहीं करेंगे तब तक उस श्लोक का असली अर्थ हम समझ नहीं पाते। इसमें आपको 3-4 उदाहरण में दिखाना चाहता हूं कि हमारा कोडिंग लैंग्वेज किस प्रकार से बनी है। कटपयादि संख्या क्रम हम सभी जानते हैं कि कटपय अक्षरों के लिए नंबर 1 दिखाया जाता है, ख ट फ र के लिए तो नंबर 2 करके जो चित्र में आपको दिखाया गया है। इस प्रकार एक एक अक्षर के लिए एक नंबर का इसमें सिंबॉलिक के रूप में दिया गया है कटपयादि संख्या क्रम में। गणित शास्त्र का अध्ययन यदि ज्योतिष का करना है तो अवश्य कटपयादि संख्या क्रम का ज्ञान हमारे पास होना अत्यंत अनिवार्य है। एक श्लोक विद्यते, ये श्लोक जो है 18th सेंचुरी में लिखा गया श्लोक है। एक मैन्युस्क्रिप्ट मिला था, उस मैन्युस्क्रिप्ट में एक श्लोक लिखा गया है। गोपी भाग्य मधुव्रात श्रृंगिशो दधि संधिका खलजीवित खातावा हलहाला गलहाला रसंधरा, हलहाला रसंधरा करके भी श्लोक दिखाई पड़ रहे हैं। गोपी भाग्य मधुव्राता, इस श्लोक में किसी का मैं श्लोक का अर्थ क्या है पूछने से सभी लोग बताते हैं कि सर गोपी शब्द से गोपियां हैं
ये सभी श्री कृष्ण का कोई श्लोक का वर्णन किया गया है करके सभी लोग बताते थे। मीनिंग भी उसी प्रकार से है इस श्लोक का, परंतु जब तक हम इसको श्लोक के रूप में पूजा पाठ का करते रहें तब तक ये श्लोक है। परंतु इसको कटपयादि संख्याक्रम से इसको डिकोडिंग करने की हम जब कोशिश करेंगे, तत्र गकार का गोपी भाग्य, गा मीन्स मैं आपको पहले ही दिखाया हूं कटपयादि संख्याक्रम में, गा मीन्स 3, नेक्स्ट पा गोपी, पा मीन्स आप देख सकते हैं कि पा 1, ऐसा एक एक अक्षर का हम देखेंगे तो गोपी भाग्य मधुव्राता जो आपको नीचे दिखाया गया है 3.141, इस प्रकार से क्या होगा कि एक पाई वैल्यूज का 32 लेटर्स तक एक याद करने की प्रक्रिया है। हम कभी भी नंबरिंग को एक एक नंबरिंग को ज्यादा नंबर मैक्सिमम हम 16 नंबर्स तक याद कर सकते हैं जनरली सभी लोग। कुछ विशेषकर जिनका बुद्धि शक्ति अत्यंत आईक्यू लेवल्स हायर लेवल में होने से वो व्यक्ति ज्यादा नंबर का याद कर सकते हैं, परंतु सामान्य रूप से सभी लोग मैक्सिमम 16 नंबर्स तक ही याद कर पाएंगे। परंतु 16 नंबर से ऊपर नंबर्स को याद करना है तो प्राचीन काल में नंबरिंग को श्लोक के माध्यम से वो लोग कन्वर्शन करते हुए याद करते थे। ये एक प्रकार की डिकोडिंग सिस्टम है हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा में, इसको हम कटपयादि संख्याक्रम बताते हैं। कटपयादि संख्याक्रम के बाद भूत संख्याक्रम अलग में भी है, इसलिए ज्योतिष को हम बताते हैं कि वेदा ही यज्ञार्थम अभिप्रवृत्ता कालानुपूर्वा विहिताश्च यज्ञाः तस्मात् इदं काल विधान शास्त्रम यो ज्योतिषम वेद सवेद विद्वान। ज्योतिष मतलब केवल फलित ज्योतिष ही नहीं है, ज्योतिष का असली प्रक्रिया जो कुछ भी होता है तो वो सभी गणित है। गणित का तथा प्राधान्यता हमारा प्राचीन काल में रहा। वेदो ही यज्ञार्थम अभिप्रवृत्ता या वेदा ही यज्ञार्थम अभिप्रवृत्ता कालानुपूर्वा विहिताश्च यज्ञाः, यज्ञ करने के लिए वेद का आविष्कार है और जो यज्ञ होता है कालानुरूप से होते हैं, इसलिए तस्मात् काल विधान शास्त्रम, वो यज्ञ करने के लिए एक काल का निर्धारण करना चाहिए। दर्श पूर्णमास यज्ञ करना है तो अमावास्या पूर्णिमा इत्यादि काल विशेष को गणना करने के लिए यज्ञ करने हेतु हमारा गणित शास्त्र का आविष्कार ज्योतिष के रूप में हुआ है। तस्मात् ज्योतिष यह ज्योतिषम वेद सवेद विद्वान, विद्वान इत्युक्ते यह ज्योतिषम जानाति नाम गणितं जानाति इत्यर्थः। तथा यथा शिखा मयूराणाम इत्यादिवत् गणितशास्त्रस्य गणितं मूर्धनि स्थितम, सभी गणित शास्त्र को सबसे सभी शास्त्रों में से अग्रगण्य के रूप में कहा गया है। इधर एक दूसरी प्रकार की कोडिंग लैंग्वेज आपके सामने में रखना चाहता हूं, ये भूत संख्याक्रम है। भूत संख्या, इसका पहले कटपयादि संख्याक्रम, अभी भूत संख्याक्रम। भूत संख्याक्रम मीन्स क्या है? संख्या निर्धारण करना है तो किसी एक वस्तु का उस जगह पे सिंबॉलिक के रूप में कहा जाता है। उदाहरण आप देख लीजिए, एक पाई वैल्यू के लिए भास्कराचार्य ने सूर्य सिद्धांत में लिखा गया है व्यासे भनंधाग्नि। अत्र भनंधाग्नि एक शब्द से 3927 करके एक सिंबॉलिक है। भनंदाग्नि 3927 कैसे होगा? संख्यानाम वामतो गतिः, संस्कृत क्षेत्र में कहा जाता है संख्यानाम वामतो गतिः, लेफ्ट हैंड साइड से हमारा आरंभ होता है। उदाहरण भा, भा इत्युक्ते नक्षत्रम। कति नक्षत्राणि सन्ति? 27। अतः भवन्तः वामतो गतिः ततः पश्यन्तु, 27 फर्स्ट लिखेंगे हम। भ नंद, नंद शब्द से नवनंदाः 9, अग्नि 3, त्रयः अग्नयः विद्यन्ते इत्यतः 3 इति सिंबॉलिक। अत्र संख्यां वक्तुं भूतानाम् एकस्य वस्तुनः संकेतम् अत्र क्रियते इत्यतः भूतसंख्याक्रमत्वेन एतदपि एकं डिकोडिंग रूपेण प्राचीनकाले विद्यते। अस्मिन् श्लोके द्वयमपि वयं द्रष्टुं शक्नुमः, साक्षात् संख्यानामपि स्थापनं तथैव भूतसंख्याक्रमस्यापि स्थापनम् उभयमपि विद्यते, द्रष्टुं शक्नुमः वयं। हते विभक्ते ख बाण सूर्यौ। ख इत्युक्ते आकाशः, शून्यं, नक्षत्र आकाशस्य प्रतीकः शून्यं, यत्र जीरो भवति, जीरो का सिंबॉलिक आकाश से किया जाता था। ख
बाण पञ्चबाणाः सन्ति इत्यतः बाणशब्दः पञ्च इत्यस्य प्रतीकः। 12 आदित्याः सन्ति इत्यतः सूर्याः। अत्र खबाणसूर्याः इति प्रयोगे 1250 शब्द का प्रयोग है। परिधिस्तु सूक्ष्मः, जब हम इसको डिवाइडेड बाय करेंगे 3927 डिवाइडेड बाय 1250 करके देख लीजिए 3.416 आ जाएगा। ये भी एक पाई वैल्यू करने के लिए प्राचीन काल में कहा गया एक सूत्र है। नीचे उसी को भी और स्पष्टता देने के लिए कहा जाता है द्वाविंशतिः 22, सीधा बता दिए हैं कि द्वाविंशतिः 22 घ्ने विहरतो अथ शैलैः। अत्र शैल शब्द है ना, सप्त पर्वत का रूप में शैल शब्द का प्रतीक लिया है। सीधा संख्या 22/7 इज इक्वल टू 3.141 पाई वैल्यू सीधा भी आ जाते हैं। इस प्रकार भूत संख्याक्रम, संख्याक्रम, कटपयादि संख्याक्रम, अभी आपके साथ में 3 प्रकार की मैं कोट सिंबॉलिक लैंग्वेज को बताया हूं। इस प्रकार भारतीय ज्ञान परंपरा में विज्ञान को भाषा के रूप में उन लोगों ने परिवर्तित करके दिया है। इधर एक अलग आपका प्रस्तुति के लिए मैं दिखाना चाह रहा हूं कि यहाँ श्लोक आप पढ़ लीजिए। इस श्लोक में क्या कहा गया है? चतुरधिकम शतम अष्टगुणम द्वाषष्टिस्तथा सहस्राणाम। चतुरधिकम शतम, 100 से 4 जोड़कर उसे 8 से गुणा करें और उसे 62,000 जोड़ें, टोटल मिलके 62,832। इसको अयुतद्वयम विष्कंभस्य, अयुतद्वयम 20,000, इसको डिवाइडेड बाय 20,000 करके देख लीजिए, वो भी पाई वैल्यू होता है। आर्यभट्ट ने कहा था कि पाई वैल्यूज कैसे करना चाहिए, आर्यभट्टियम में इसके एक सिंबॉलिक बताया है। आप देख सकते हैं कि 4th सेंचुरी में इसका आर्यभट्ट ने अपना ग्रंथ में पाई वैल्यूज का आइडेंटिफिकेशन किया, परंतु पाश्चात्य देशों में 18th सेंचुरी में भी पाई वैल्यूज का आविष्कार हुआ है। इसलिए फर्स्ट स्टार्टिंग में मैं आपके पास बताया था, जब इनका स्टेटमेंट मैक्स आपको अल्बर्ट आइंस्टीन इसीलिए कहा था कि भारतीय ज्ञान परंपरा में भारतीय लोगों ने गणित और जीरो इत्यादि आविष्कार नहीं किए होते, अभी कोई भी आविष्कार होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। अतः भारतीय ज्ञान परंपरायाम् अवश्यम अस्माभिः केवलं साहित्यादि ग्रंथाः अन्येषां वैज्ञानिक ग्रंथानामपि अध्ययनं कर्तुं प्रयत्नः विधेयः। एषः एतदुदाहरणं प्रसिद्धं विद्यते। यदा शुश्रुतः चरकः इति वैद्यक्षेत्रे द्वौ स्तः, तत्र शुश्रुतः शस्त्रचिकित्सायां प्रसिद्धः, चरकः चरन इत्युक्ते सभी जगह पे चलते वो सभी पूरा देश का ऑब्जर्वेशन किया, उसने चरक संहिता का आविष्कार किया, इसलिए वो चरन वैद्यं करोति इत्यत्र चरकः, शुश्रुतः श्रुत्वा एव सर्वं तद् सः वैद्यं कर्तुं प्रभवति इति सुश्रुतः इति तथा प्रसिद्धिः। सुश्रुतः ऑपरेशन्स् इत्यादि करणे प्रसिद्धः विद्यते। एतद् प्रसिद्धमस्ति। दण्डिनः दशकुमारचरित्रे एका कथा विद्यते। एकः कुमारः अरण्यं प्रति गच्छति, मध्ये यदा मधुमक्षिका, एक मक्खी जो है उनका बाइट कर दिया है ओस्ट को, जब अपना लिप्स को उसने बाइट कर दिया हनी बी ने, तदानीं तेन कारणेन इदानीं ओष्ठरूपेण यस्य वर्णस्य उच्चारणं संभवमेव न भवति, संभवं नास्ति, क्योंकि वोष्ट के माध्यम से जिस अक्षर को उच्चारण करना चाहिए था, उपू पद्मानियानाम ओष्ठ पापा बाभा अक्षर का उच्चारण करना है तो ओष्ट का प्रयोग चाहिए, परंतु उसका
हनी बी काटने की वजह से सेप्टिक हो गया था, सुश्रुत ने उसको ऑपरेशन करके वोस्ट ही निकाल दिया। आप हैरान हो जाएंगे, दंडी का जितने भी प्रसंग राजा के पास आता है, किसी भी प्रकरण में, प्रसंग में उसने पापा बाबा माँ का उच्चारण ही नहीं किया। मतलब प्रसंग में उपपद्मानीयानाम ओष्टवर्णानां तत्र प्रसंगः एव नासीत्। तथा विंशत्यधिकपुटात्मकम् एकं साहित्यग्रन्थं दण्डिना लिखितं विद्यते। इत्युक्ते संस्कृतभाषायां कीदृश चमत्कार शब्दावली अस्माकं शब्दसम्पत् विद्यते, तेन वयम् एतत् सर्वं वक्तुम् अथवा साहित्यं लेखितुं शक्नुमः इति अवगन्तुं शक्नुमः। बाकी सभी इसको मैं स्लिप करना चाहता हूँ, क्योंकि केवल संस्कृत के माध्यम से बहुत सारा वेस्टर्न लैंग्वेजेस की अध्ययन करना अत्यंत आसान है, क्योंकि बहुत सारा साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज, उदाहरण मैं सोचता हूँ कि बहुत सारे शब्द, मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो कुछ भी है वो सभी संस्कृत से निक्षिप्त है। उदाहरण आपके सामने में दिखाना चाहता हूँ। एक डेंटिस्ट्री दंत शब्द से ही डेंटिस्ट्री का निष्पन्न है। अदरवाइज यदि इंग्लिश का होता है तो टीथिस्ट होना चाहिए, टीथिस्ट्री होना चाहिए था, परंतु डेंटिस्ट इति शब्द प्रयोगः दंत शब्द से है। अस्थियोपति, अस्थि इति शब्द बोन्स का है। अस्थियोपति से अस्थियोपति शब्द का अस्थि विज्ञानम, जो बोन्स के बारे में कोई भी अध्ययन होता है तो वो अस्थियोपति के रूप में। गेरियाट्रिक्स, गेरियाट्रिक्स मीन्स जरा, जेरियाट्रिक्स जरायां विद्यमान रोगाणाम् इत्युक्ते वृद्धाप्ये विद्यमान रोगाणाम् अध्ययनार्थं गेरियाट्रिक्स इति शास्त्रस्य अध्ययनं क्रियते। तत्र गेरियाट्रिक्स इत्यस्य संस्कृतभाषा शब्दः जरा इति शब्दात् निष्पन्नः। चिरपोडि इति अस्ति, यत्र चरणानां फीट इत्यस्य किमपि अध्ययनं करणीयं चेत् तादृशशास्त्रस्य नाम भवति तत्र चिरपोडि इति। चर्मविशेषस्य कोऽपि भवति चेत् तस्य नाम डर्मटालजी इति अस्ति। तदेव चर्मटालजी अग्रिमे भूत्वा भूत्वा तद् डर्मटालजी जातम्। अन्यथा स्किनोलजी इति भवेत्। यदि आङ्ग्लभाषा शब्दः स्यात् तर्हि स्किनोलजी इति स्यात्, परन्तु डर्मटालजी इति शब्दस्य निष्पत्तिः कुतः आगतः इत्युक्ते सर्वे वदन्ति सर तद् लैटिन वर्ड विद्यते, डर्मट लैटिन वर्ड है करके बहुत वैद्य लोग कहते थे। मैं बहुत लोग डॉक्टर से पूछता हूँ कि सर डर्मेटोलॉजी, ये डर्म शब्द कहाँ से आया? सर ये लैटिन शब्द है, परंतु लैटिन डिक्शनरी का आप लेक्सिकोग्राफीज देखेंगे, लेक्सिकोग्राफीज में क्लियरली मेंशन है कि ये संस्कृत का चर्म शब्द से निष्पन्न है। इसलिए डिक्शनरी पढ़ना अलग बात होती है, लेक्सिकन्स पढ़ना अलग बात होती है। लेक्सिकन में क्या होता है कि वो शब्द का मूल उत्पत्ति कहाँ से आया वो लेक्सिकन में कहा जाता है। लेक्सिकोग्राफीज को अध्ययन करने से बहुत सारा संस्कृत शब्द मेडिकल टर्मिनोलॉजी से मिल रहा है। प्राचीन काल में संख्या गणना करने के लिए ब्राह्मी लिपि से भी पूर्वतन में एक कास्ट को लेते हुए, नंबर 1 होता है तो कास्ट को बीच में रखते थे, और 2 सिंबॉलिक करने के लिए जैसे इज इक्वल टू, जैसे आप चित्र में देख सकते हैं उसी प्रकार का इज इक्वल टू, और 3 के लिए तो 3 काष्ठा रखते थे। यदि प्लस रूप में रखेंगे तो 4 काष्ठा करके ये जो करने की प्रक्रिया अति प्राचीन काल में जो यज्ञ प्रक्रिया, यजुर्वेद का यज्ञ प्रक्रिया में बहुत सारे यज्ञों में कास्टों की संख्या क्रम से इस प्रकार से रखा जाता था। वो ही आगे होते होते हमारा नंबरिंग सिस्टम के रूप में आजकल जितने भी हम न्यूमेरिकल आंग्ल भाषा की नंबरिंग की सिस्टम हम जानते हैं कि वो आंग्ल भाषा की नंबरिंग सिस्टम पूर्ण रूप से हमारा ग्रंथ लिपि से आधारित है और यज्ञ प्रक्रिया से संपूर्ण रूप से संक्षिप्त है। सोमनाथ में एक, सोमनाथ का पास आप जाके देखेंगे तो ये एक दीपस्तंभ आपके लिए मिलेगी। दीपस्तंभ इसको आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंतम अबाधित ज्योतिर्मार्गः, ज्योतिस्तंभः इत्यपि एतस्य नाम, अबाधित ज्योतिर्मार्गः। इसमें यह स्तंभ में क्या किया गया है, आप एक स्तंभ का देखा जा सकते हैं कि इसमें गोलाकृति में पृथ्वी को दिखाया गया है और बीच में एक बाण है, और बीच में आपको एक मैप भी दिखाया हूं कि उधर से लेते हुए स्ट्राइट आप अबाधित दक्षिण ध्रुव पर्यंतम अबाधित ज्योतिर्मार्गः,
बीच में किसी भी जगह पे लैंड नहीं है, कोई भी द्वीप वगैरह बिल्कुल नहीं है इस जगह पे। वो जो स्तंभ है 11th सेंचुरी से उस जगह पे विद्यमान है करके बहुत लोगों ने कहा गया है। इसके बाद रीबिल्ड भी किया होगा। परन्तु अत्र विद्यमानः श्लोकः स्तम्भस्य भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति आसमुद्रान्त दक्षिणध्रुवपर्यन्तम् अबाधित ज्योतिर्मार्गः करके शिल्प प्रक्रियाओं में उस जगह पे श्लोक को लिख दिया है कि उन लोगों ने बहुत सारे ग्रंथों में कहा गया, उसी को देखते, वो सिंबॉलिक को देखते हुए हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का गोलाकृति में है। जस्ट 2 days बिफोर आप देखे होंगे जो सांदीपनि वेद विद्या प्रतिष्ठान के बारे में एक लेखक ने अपना प्रसंग में दिया था, कुछ टेक्स्ट बुक का उसने उल्लेख किया है। टेक्स्ट बुक का उल्लेख में उसने लेख में कहा गया था कि 18th सेंचुरी तक या 17th सेंचुरी तक पूरा यूरोपियन देशों में पृथ्वी फ्लैट में था और पृथ्वी को गोलाकृति करके 18th सेंचुरी 17th सेंचुरी में इसको आविष्कार हुआ है करके उसका टेक्स्ट बुक में अभी भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। परंतु अबाधित ज्योतिर्मार्ग केवल गोलाकृति में ही नहीं और बीच में कहाँ कहाँ द्वीप है करके हमारा ज्योतिस्तंभ जैसे भारत देश में बहुत जगह पे सिंबॉलिक के रूप में कहा गया है। मैं स्किप करूंगा। ये एक चित्र आप लोग देख लीजिए, एक बहुत ही विचित्र जो मैप है, इंडियन मैप की आइडेंटिफिकेशन, वर्ल्ड मैप, न केवल इंडियन मैप, दिस इज वर्ल्ड मैप। यदा संजयं प्रति धृतराष्ट्रः पृच्छति प्रपंचस्य मानचित्रं कीदृशं स्यात्, आप बताओ, इतने तक सब कुछ कुरुक्षेत्र का सब कुछ देख के बताते हैं, तो ये बात बता दो कि प्रपंच का पट किस प्रकार से देखा जाता है। ऊपर से हम देखेंगे तो पृथ्वी में सभी किस प्रकार से दिखाया जाता है। मैं उल्लेख भी किया था, आपको देख सकते हैं कि 6516 यथा ही पुरुषः पश्येत आदर्शे मुखम आत्मनः, आदर्श इत्युक्ते दर्पण, मिरर, मिरर में अपना चित्र देखेंगे तो जैसे इसका आप देख सकते हैं कि ऊपर एक चित्र है, उसको मिरर में देखेंगे तो किस प्रकार इसका रिफ्लेक्शन मिरर में हो सकते हैं, चित्र में देख सकते हैं। यथा ही पुरुषः पश्येत आदर्शे मुखम आत्मनः एवं सुदर्शन द्वीपो दृश्यते चंद्रमंडले। वो बता रहे चंद्रमंडल में इसका रिफ्लेक्शन उस प्रकार से बनता है। मतलब उन लोगों की क्या टेक्निक है, अभी तक किसी भी जगह पे चंद्रमंडल में इसका रिफ्लेक्शन के माध्यम से प्रपंच पट का विस्तार इस प्रकार के होने की संभावना है करके किस प्रकार महाभारत में कहा गया है। महाभारत हम सभी लोग जानते हैं कि क्रिस्त पूर्व से महाभारत का यदि आइडेंटिफिकेशन है, उसका उतना प्राचीन काल में इसका मानचित्र किस प्रकार से होगा आप देख सकते हैं कि एक प्रपंच पट का मानचित्र किस प्रकार से होने की संभावना है, हमारा प्राचीन काल में कहा गया है। अतः भारतीय ज्ञान परंपरायाः अवगमनं कर्तुं शक्नुमः येन अत्यन्तं रमणीयतया अस्माकं ज्ञान प्रवाहस्य अवगमनं कर्तुं। कथम इत्युक्ते शास्त्र का अध्ययन किस प्रकार से करना है। एक उदाहरण आपको बता रहा हूँ। अभी सुबह में पढ़ रहा था ध्रुवोपाख्यानम करके। ध्रुवोपाख्यानम में बहुत सारे विषय खगोल शास्त्र से निक्षिप्त है। ध्रुवोपाख्यानम को केवल ध्रुव के रूप में अध्ययन मत करिए, ध्रुवोपाख्यानम में आप पढ़ना शुरू करेंगे खगोल के रूप में, तो हमारे लिए बहुत सारा नया नया सिंबॉलिक इस विषय में अवगमन करने के लिए मिलते हैं। ये सभी एक कठपयाज संख्या क्रम का एक उदाहरण था। और ये एक दूसरी प्रकार की सिंबॉलिक है, हमारा बाइनरी लैंग्वेज सिस्टम, जो कंप्यूटर्स के लिए हम बाइनरी लैंग्वेज सिस्टम बता रहे हैं। उसी प्रकार अशोक जी थोड़ा समय का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब भी समय हो जाए कृपया मुझे बता दीजिए। नहीं सर, पर्याप्त समय है सर, बस हम लोग को सर ज्ञान की आवश्यकता है और लोग सीखेंगे, पर्याप्त समय है सर इसके लिए। बहुत ही उपयोगी विषय है, इसमें बड़ी रुचि हो रही है। धन्यवाद सर। जी जी। एक बाइनरी लैंग्वेज सिस्टम है संस्कृत भाषा का। जब हम इस जगह पे लघु गुरु के रूप में छंदस शास्त्र में जो कहा गया है,
छंदस शास्त्र का जो सिस्टम्स को आजकल कंप्यूटर्स में बाइनरी लैंग्वेज सिस्टम में ही परिवर्तित किया जाता है। प्राचीन काल में छंदस शास्त्र का एक छंद को पढ़ने के बाद हमको समझ में आ जाता है कि इधर उत्पलमाला है, इधर चंपकमाला है, या नहीं तो शार्दूल विक्रीडितम सूर्याश्वेर मशदस गुरव शार्दूल विक्रीडितम से शार्दूल विक्रीडित शब्द छंद है करके छंदों की आइडेंटिफिकेशन हमको कैसे पता चलता था? इत्युक्ते ये भी एक प्रकार की डिकोडिंग सिस्टम प्राचीन काल में कहा गया है कि उसको बाइनरी सिस्टम के रूप में हमने आइडेंटिफाई किया है। ये भारतीय ज्ञान परंपरा का एक प्रतिवाहक है। यही बाइनरी सिस्टम आजकल संगणक के लिए बाइनरी सिस्टम के रूप में कहा जाता है। पूर्ण रूप से संगणक के लिए यही बाइनरी सिस्टम आधारभूत है करके मैं नहीं कह सकता हूं, परंतु इस प्रकार की बाइनरी सिस्टम जो है प्राचीन काल में भी पिंगल छंद शास्त्र में आविष्कार हुआ है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जनक के रूप में पाणिनि का सभी लोगों ने कहा गया है, परंतु ये किस प्रकार हमारे लिए उपयुक्त कर होते हैं? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस के लिए संस्कृत भाषा का संगणक के साथ अध्ययन, व्याकरण का अध्ययन करना अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि इंग्लिश का एक एक सेंटेंसेस आप देखेंगे तो इसकी ट्रांसलेशंस गूगल में किस प्रकार से होने की संभावना है आप देख सकते हैं। द स्मॉल बॉय हिट द रेड बॉल, लघुः बालकः दंडेन रक्तं कंदुकं ताडयति, लघुः कंदुकं दंडेन रक्तं बालकः ताडयति। संस्कृत में तो उसका मीनिंग बिल्कुल गड़बड़ा नहीं जाता है, परंतु इंग्लिश में आप ट्रांसलेशंस देखेंगे तो स्मॉल हिट द बॉय, द बॉल हिट द बॉय, इस प्रकार की अर्थ उस जगह पे अर्थ आ जाए। जब शब्द का हम इधर उधर करेंगे तो बॉल हिट द बॉय इति अर्थः आगच्छति, परंतु संस्कृते तो तथा नास्ति। अतः नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस एक अभी अनुवादिनी करके एक भारतीय भाषा समिति के द्वारा माननीय पद्मश्री चमुकृष्ण शास्त्री जी ने एक अनुवादिनी करके टूल का निर्माण किया जा रहा है, जिसका केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में माननीय कुलपति जी श्रीनिवास वरखेड़ी जी सभी लोगों के द्वारा एक नया प्रक्रिया शुरुआत किया है। ये अनुवादिनी टूल आप लोग देख लीजिए कि AICTE के माध्यम से अनुवाद का प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं भारतीय भाषाओं में अनुवाद के लिए। ऑलरेडी भारतीय भाषा का उसमें अनुवादिनी टूल तो उपयुक्त ऑलरेडी है, परंतु संस्कृत भाषा की उसमें माध्यम बनाते हुए अभी अनुवादिनी टूल को प्रयोग किया जा रहा है। क्या संस्कृत भाषा के माध्यम टूल बनाना है? मतलब अभी हिंदी भाषा में हम कुछ इनपुट देंगे, मुझे आउटपुट चाहिए था तमिल भाषा में, तब क्या होगा कि हिंदी भाषा से वो पहले इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेगा, फिर इंग्लिश से तमिल में ट्रांसलेशन करेगा, आउटपुट आएगा। परंतु जब भारतीय भाषा की स्वरूप होता है विभक्ति के माध्यम से, जब विभक्ति और प्रत्ययों का जोड़ने के बाद भाषा का प्रक्रिया, इसका मीनिंग अलग हो जाते हैं। इंग्लिश में जो विभक्ति है उसके साथ जुड़ेगा नहीं, विभक्ति अलग से रहते हैं। इसी के कारण क्या होगा, वो अलग शब्द होते हुए कभी भी ट्रांसलेशन इधर उधर होने की संभावना होता है। परंतु नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस में संस्कृत भाषा का सटीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सटीक रूप में इसका ट्रांसलेशन बनाने के लिए अनुवादिनी करके जो टूल है उसको संस्कृत मीडियम भाषा बनेगी। तो क्या होगा कि आप हिंदी में इनपुट देंगे, वो संस्कृत में पहले ट्रांसलेशन करेगा, फिर संस्कृत से तमिल का ट्रांसलेशन करेगा। इस प्रकार अभी अनुवादिनी टूल की एक डेवलपमेंट चल रही है। बहुत जल्दी ही एक एडवर्टाइजमेंट होने वाला है कि सभी छात्रों का उसमें सहयोग लिया जाएगा अपना अपना मातृभाषा में। उनको इंटर्नशिप्स देते हुए सभी छात्रों के लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटीज भी इसमें मिलने की संभावना होते हैं। इसलिए अवश्य आप सभी अनुवादिनी टूल के लिए थोड़ा प्रयास कर लीजिएगा। उस प्रकार अनुवाद करना है तो आर्टिफिशियल लैंग्वेज के रूप में संस्कृत भाषा की अत्यंत अनिवार्यता जरूरी है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में संस्कृत को लिया जा सकता है करके बहुत सारा इसका पहले आर्टिकल्स आ चुके हैं, परंतु लैंग्वेज जो कुछ भी होता है कि कंप्यूटर लैंग्वेज हर दिन बदलते रहते हैं, इसलिए प्रयास करने से बहुत अच्छा है। अभी भी उसका प्रयोग अभी भी चलते ही रहा। एक इस प्रकार की डिकोडिंग लैंग्वेजेस में और एक प्रकार में भारतीय ज्ञान परंपरा में आपको बताना चाह रहा हूं।
17th सेंचुरी में एक शब्द, एक सेंटेंस की आविष्कार हुआ है आंग्ल भाषा में, एबेलवस एरा ऐसा अल्बा। उसको रिवर्स में भी आप पढ़ेंगे तो भी सेम वही आ जाएगा। परंतु संस्कृत भाषा में इसके अलावा इंग्लिश भाषा में कोई भी बृहत सेंटेंस नहीं है। इससे अलावा लार्ज सेंटेंसेस जो रिवर्स में भी सेम टू सेम लेटर्स होते हुए करने की कोई भी सेंटेंस इंग्लिश भाषा में आज तक आविष्कार नहीं हुआ है। केवल एक ही सेंटेंस अभी भी आप गूगल सर्च कर लीजिए, 17th सेंचुरी के इसके सेंटेंस के बाद कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में मिलता नहीं। परंतु संस्कृत में रामकृष्ण कवि का विलोम काव्य हम देखेंगे तो ताम भूसुताम उक्ति उदारहासम वंदे यतोलव्य भवम दयाश्री ही करके ऊपर से पढ़ेंगे तो रामायण, और नीचे से हम उल्टा क्रम से पढ़ेंगे तो महाभारत। उदाहरण भी आप देख सकते हैं कि इधर श्लोक में वो उल्टा भी में श्री यादवम भव्यलतोय देवम करके, श्री यादवम भव्यलतोय देवम करके रिवर्स में भी हम यादवम नाम श्री कृष्ण का महाभारत का अर्थ पढ़ सकते हैं। रामायण और महाभारत ऐसा बहुत बड़ा काव्य ही लिखा है रामकृष्ण कवि विलोम काव्य के रूप में। अतः हम भारतीय ज्ञान परंपरा में एक एक ग्रंथ का अध्ययन करने से हमारा थॉट प्रोसेस विकसित हो जाएगा। और थॉट प्रोसेस के बारे में और 4-5 उदाहरण आपके सामने में रखना चाहता हूँ। जैसे न्यूज इस शब्द का इंग्लिश भाषा में नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ का सूक्ष्म रूप में कहा गया है, उसी प्रकार भारतीय वाङ्मय में भी बहुत सारा शब्द हमारा संक्षिप्त रूप में है। पादपः इत्यादि, मद्वयम भद्वयम चैवा भ्रत्रयम वचुष्टे, अनापलिंग कुस्कानी, एक शब्द से अनापलिंग कुस्कानी, इतना ही शब्द से अग्निपुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण करके हम सभी पुराणों का नाम याद करने के लिए पहला पहला अक्षर से एक एक शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है, केवल आंग्ल भाषा में ही नहीं था, संस्कृत में ही इसका मिल रहा है। एक शब्दावली मैंने पढ़ा था जिसमें हृदय शब्द का हरि हरणे धातु, दा दाने धातु, अय गति ही इति त्रयाणां धातूनां सम्मिश्रणेन हृदय शब्दस्य निष्पत्तिः। यत्र रक्त को हरि हरणे, सभी नर्वस से रक्त का हरण करेगा, दा दाने फिर उसको शुद्धि करते हुए फिर वापस देगा, जिसका गति प्रधान है इसलिए हृदय कहा जाता है। जब हृदय में वो गति उतना तेजी से वो रक्त का प्रसरण नहीं होने से कभी भी प्रसरण नहीं होने के संदर्भ है, इसलिए हृदय शब्द का नाम आया है करके हमारा ग्रंथों में संक्षिप्त। इस प्रकार साइंटिफिक लैंग्वेज के रूप में हमारा संस्कृत भाषा का बहुत सारा था। एकाक्षर श्लोकी सभी प्रसिद्ध है, हम सभी जानते हैं। इसका बहुत ज्यादा मैं आपको उदाहरण के लिए आप प्रसिद्ध उदाहरण इसलिए बहुत ज्यादा मैं आपका इसका विश्लेषण नहीं करना चाहता हूँ। चित्रकाव्य इत्यादि के रूप में संस्कृत में बहुत सारा विषय निक्षिप्त है। जो आत्मा बुद्धिया समेत अध्यान मनोयुक्ते विवक्षा, इसका मैंने एक रिसर्च किया था। जो रीडिंग प्रोसेस है किसी भी प्रकार का, वो जो रीडिंग प्रोसेस, माइंड रीडिंग किस प्रकार से करते हैं, अक्षर से पदों तक जाएगा, पदों से अक्षर तक जाएगा, किस प्रकार से हमारा अध्ययन करते हैं, इसके बारे में बहुत प्रकार की रिसर्चेस चल रहे हैं। उस प्रकार की रिसर्च में मैंने भी एक रीडिंग प्रक्रिया का देखा। यत्र वाक्यपदी में कहा गया था कि पद से वाक्य, वाक्य से अक्षर से वाक्य तक जाएगा, फिर वाक्य से अक्षर तक भी आ जाएगा। वाक्यपदीय में बहुत सारा सटीक उदाहरण उसमें कहा गया था। जब ज्ञान हो जाएगा तो जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक अक्षर रूपी परब्रह्म का रूप में ही हमको मिलते हैं। उस जगह पे स्फोट का लक्षण किस प्रकार से होगा, बहुत अलग अलग प्रकार का हम नया भारतीय ज्ञान परंपरा को किसके साथ जोड़ सकते हैं। रीडिंग डिसेबिलिटीज को हम वाक्यपदीयम से जोड़ सकते हैं, तो हम थॉट प्रोसेस में कितने हद तक हम करने की संभावना हो सकते हैं हम समझ सकते हैं। परंतु प्राचीन काल में इतना टेक्नोलॉजी रहते हुए भी किसी जगह पे स्थगित क्यों हुआ? मुझे लगता है कि प्राचीन काल में उन लोगों ने किसी एक स्थायी तक टेक्नोलॉजी को उद्भावन करने के बाद उन लोगों ने सोचना बंद किया है। टेक्नोलॉजी का आविष्कार उतना तेजी से होते 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 मनुष्य का जब पूरा रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी भी बनते जाएगा तो कोई मनुष्य का जरूरत नहीं पड़ती है। आगे होते होते मनुष्यों की जन्म ही
सार्थक नहीं रहेगा, कोई भी मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता है, टेक्नोलॉजी ही रहेगा। अतएव प्राचीन काल में उन लोगों ने श्रेयो मार्ग और प्रेयो मार्ग, द्वे विद्ये वेदितव्ये पराच अपरेव च, अविद्या मूर्छन्तीर्था विद्या अमृतमश्नुते। जितने भी टेक्नोलॉजी प्रक्रिया है वो सभी अविद्या के रूप में उन लोगों ने देखा है, इसलिए अविद्या की ज्ञान तब तक सीमित कर दिया जब तक उनका जीविका पर्यंत है। इसके बाद मोक्ष मार्ग में प्राचीन काल में सभी लोगों ने चला गया। भारतीय ज्ञान प्रणाली टेक्नोलॉजी की आविष्कार करना नहीं है, मनुष्यों को मनुष्यत्व का प्रतिपादन करना ही हमारा एक भारतीय ज्ञान परंपरा का, ऋषियों का, मुनियों का एक सार्थक प्रक्रिया माना जा सकता है। अतएव श्रेयो मार्गः प्रेयो मार्गः, प्रेयो मार्गः सुखकरः, जब टेक्नोलॉजी ये सभी है ना हमारे लिए सुख देते हैं, और श्रेयो मार्गः शुभकरः, जो श्रेयो मार्ग होता है वो सभी हमको जो शुभ देने वाले हैं। सर्वदा हम छात्रान् पृच्छामि संस्कृतं किमर्थं पठनीयम् इत्युक्ते एकः विषयः अवश्यं ज्ञातव्यः। संगणकं, मैथमेटिक्स, सोशल अथवा साइंस कदापि बिहेवियरल साइंसेस न पाठयन्ति। बिहेवियरल साइंसेस पढ़ना है तो केवल संस्कृत पढ़ना है। कथं प्रवर्तितव्यं, कथं वक्तव्यं, किं साधु किं असाधु इत्यादि शब्दानां यदि अर्थावगमनं करणीयं चेत् केवलं संस्कृतमेव पाठयितुं शक्नोति, सङ्गणकं पाठयितुं न शक्नोति, अथवा गणितं पाठयितुं न शक्नोति। गणित के माध्यम से हमारा बिहेवियर कैसे होना है पढ़ा नहीं सकते। इसलिए संस्कृत क्षेत्रे विद्यमानाः सर्वेपि संस्कृत अध्यापकाः अपि इंजीनियर्स बिहेवियरल डेवलपमेंट मध्ये एते सर्वेपि इंजीनियर भवन्ति। एतत् डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियरल साइंसेस इति अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते। अतः संस्कृतभाषायाः अत्यन्तम् आवश्यकता विद्यते। एतदेकम् उदाहरणं संस्कृतभाषायाः थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट कथं भवितुमर्हति। मैंडलू महोदयस्य एकं थीरी विद्यते केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मध्ये सः विभिन्न प्रकारक धातूनां आविष्कारं कृतवान्। विभिन्न प्रकार की धातुओं के आविष्कार के लिए उसका आधारभूत बना है पाणिनि का अष्टाध्यायी। पाणिनि का अष्टाध्यायी से केमिस्ट्री में क्या मतलब था आप देख लीजिए। उनकी थीरी, उसका जो थॉट प्रोसेस मिला था, मैंडलू बताते हैं जो केमिकल रिएक्शंस करने के लिए एक एक केमिकल की कितने परसेंटेज लेना चाहिए था, कितना परसेंटेज लेना है और कितने परसेंटेज में उसको हीट करना है, और दो दो तीन तीन केमिकल्स को उसको मिक्स करके कितने परसेंटेज धातुओं का मिक्स करने से नया धातु की उत्पत्ति होती है। उनके लिए उसने क्या आधारभूत माना है, उसने पाणिनि का जो माहेश्वर सूत्र है, माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से उनको एक नया थॉट मिल गया है कि जब अक्षरों को उन लोगों ने व्यतिक्रमण कर सकते हैं तो हम क्यों धातुओं का व्यतिक्रमण करके एक नया धातु की सृष्टि कर सकते हैं करके उसने अभी भी उनका टर्मिनोलॉजी वर्ड्स आप देख लीजिए। एक अल्यूमिनियम, अल्यूमिनियम शब्द के पहले एक शब्द संस्कृत का है। त्रिमैंगनीज, त्रिमैंगनीज से एक नया धातु उत्पन्न होते हैं उस जगह पे रैनियम। और इस प्रकार का मैंडलू ने अपना केमिकल रिएक्शंस के लिए अष्टाध्यायी का माहेश्वर सूत्रों को आधार मानते हुए वो अपना एक पूरा ग्रंथ को उसने उत्पादन किया। तो हमारा थॉट प्रोसेस कितने तक जाने की संभावना है, मतलब माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से केमिकल रिएक्शंस तक जाने की वो जो थॉट प्रोसेस है संस्कृत के माध्यम से मिला था उनको। अतः भारतीय ज्ञान प्रणाली पठित्वा वयं नूतन नूतन चिन्तनादि प्रक्रियां कर्तुं शक्नुमः। तस्य अपरमेकम् उदाहरणं प्रयच्छामि। ये जो है नाइट टूर प्रॉब्लम था। नाइट टूर प्रॉब्लम मीन्स घोड़े जो है छस में हर एक जो मंजूषा है उसको बॉक्सेस, हर एक बॉक्स में जाना है, जिस बॉक्स में उसने एंटर किया फिर वापस उस बॉक्स में नहीं जाना चाहिए था। ऐसा छस में हर एक बॉक्स में घोड़े जाने के लिए जो प्रॉब्लम की सॉल्यूशन, यद्यपि चतुरंगस्य आविष्कारः भारते सञ्जातः,
तथापि ये जो नाइट टूर प्रॉब्लम, नाइट टूर मीन्स अश्वस्य गतिः, अश्वगतेः समस्यायाः समाधानं यूलर् महोदयेन कृतमस्ति 17th सेञ्चुरी मध्ये इति पाश्चात्याः कथयन्ति स्म। 17th सेञ्चुरी मध्ये यूलर् महोदयः नाइट टूर प्रॉब्लम इत्यस्य समस्यायाः समाधानं सः उक्तवान् इति सर्वत्रापि प्रसिद्धि, आप सभी देख सकते हैं गूगल सर्च करके। बहुत हैरान की बात है, मुझे देख के आश्चर्य हो जाते हैं। पादुका सहस्त्रम करके एक ग्रंथ है हमारे पास, जिसमें कवि ने एक श्लोक लिखा। 2 श्लोकों का आपके सामने 2 श्लोक है। स्थिरागसाम सदाराध्या, डायरेक्ट पढ़ेंगे तो एक अर्थ है, और उसी 2 श्लोकों में अश्वगति के माध्यम से भी अक्षरों का आप पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे आप इसका नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके जैसे अक्षरों की में आप गति देख सकते हैं अश्वगति की जैसे, उसी प्रकार सभी अक्षरों को जोड़ के एक श्लोक बना दीजिए। स्थिता, इधर देख सकते हैं कि स्ति नंबर 1, ता नंबर 2, सेकंड लाइन में जो नंबर दिखा गया, थर्ड सा, फिर फोर्थ हुआ है मा। इस प्रकार श्लोक का अश्वगति के माध्यम से फिर नया श्लोक बनते हैं। स्थिता समय राजत पागतरा मादके गवि। इस प्रकार से कवि ने क्या किया था, नाइट टूर प्रॉब्लम को एक तुरगगति, अत्र श्लोकस्य तेन प्रतिपादनं कृतमस्ति। अत्र तुरगगत्या मया श्लोकः रिच्यते इति 10th सेञ्चुरी 10th AD मध्ये पादुका साहस्रे कविना तत्र सम्यक् लिखितं विद्यते। अत्र श्लोकानां विषये कथं तस्य थॉट प्रोसेस इति चिन्तयन्तु। भारतीय ज्ञान परंपरायां चतुरंगं स्वीकृत्य श्लोकरचना, अश्वगतिः, तुरगगतिः, गजगतिः इत्यादि रूपेण तेन श्लोकानां रचना विहिता विद्यते। अतः अस्माकं भारतीय ज्ञान परंपरायां एतादृश उत्तमोत्तम ग्रंथाः विद्यन्ते। संगीतरत्नाकरः, गंधर्व संहिता, एवमेव चौरपञ्चाशिका इति विद्यते। चित्रकलायाः कृते चौरपञ्चाशिका, अत्र चित्रकला, चौरपञ्चाशिका नाम चौरकार्यं कथं कर्तव्यम् इति तत्र पाठनं नास्ति, परन्तु चौरपञ्चाशिका इति ग्रन्थमाध्यमेन चित्रकलायाः प्रदर्शनं विद्यते। वस्त्रसीवनं, तन्त्रीसीवनं, एम्ब्रायडिंग इत्यादि सर्वमपि संस्कृतक्षेत्रेषु चित्रकलायाः, सौन्दर्यशास्त्रस्य, जातककथासु सर्वत्रापि संस्कृतभाषायाः, एवमेव च मन्दिरेषु, विभिन्न बृहत् मन्दिरेषु सर्वत्रापि भारतीय ज्ञानपरम्परायाः प्रतिवाहकत्वेन वयम् अवगमनं द्रष्टुं शक्नुमः। बहूनि पुस्तकानि, संस्कृतवैज्ञानिकग्रन्थाः अस्माकं समीपे विद्यन्ते। तथैव च अस्माकं भारतीय ज्ञान परंपरायां ये च देवदेवताः विद्यन्ते। उधर आप देख सकते हैं कि एक फिजिक्स के लिए एक टेम्पल की उदाहरण आपके सामने में रख रहा हूं। ये जो एक टेम्पल तेलंगाना में था, संगमेश्वर आलय, छाया सोमेश्वर आलय है। छाया सोमेश्वर आलय में एक हर समय वो एक छाया के रूप में उधर शिवलिंग होते हैं। शिवलिंग का पीछे आप जो देख सकते हैं कि एक सिंबॉलिक किया गया, एक छाया के रूप में एक शैडो आते हैं। वो शैडो किस प्रकार से आए, कहां से आया था, वो तो जब तक सूर्योदय से सूर्यास्तमय तक वो शैडो हर समय उसी का ऊपर गिरते ही रहते हैं। आप यदि सामने कोई भी लाइटिंग ही रहेंगे तो उस जगह पे एग्जैक्ट कोई भी काल में किसी भी समय में वो छाया उसी प्रकार उधर ही रहता है, परंतु कभी भी वो छाया हटेगा नहीं। मतलब प्राचीन काल में इस प्रकार की टेक्नोलॉजी उन लोगों ने फिजिक्स का अच्छी तरह से गणितीय के माध्यम से प्रयोग किया। एक मंदिर बनाने के लिए रिफ्लेक्शंस की आइडेंटिफिकेशन उन लोगों ने किया था। जैसे रिफ्लेक्शंस स्तंभों के माध्यम से मिनट टू मिनट छाया किसी एक ही क्षेत्र में पड़ने के लिए, मतलब एक पॉइंट में पूरा छाया हर समय उसी स्टैंडर्ड में रहने के लिए जो प्रकाश है, प्रकाश को किस प्रकार से हम अवरोध कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं, वो एक टेक्नोलॉजी उन लोगों के पास
फिजिक्स की, वो एक टेक्नोलॉजी छाया सोमेश्वर की मंदिर में हम देख सकते हैं। अभी भी आप श्रृंगेरी में जाएंगे तो श्रृंगेरी में राशि चक्रों के माध्यम से एक मंदिर का निर्माण था। ऐसा बहुत सारे मंदिर है। एक साउथ में सामरलाकोटा करके एक मंदिर था, जिस मंदिर में जो सोमेश्वर आलय है उस जगह पे सोमेश्वर आलय था। वो सोमेश्वर आलय में अमावस्या में जो शिवलिंग होता है ब्लैक कलर में, पूर्णिमा होते होते वो व्हाइट कलर में परिवर्तित हो जाते हैं। एक स्टोन की कलर जो हमारा एनवायरमेंट से जुड़े हैं, इस प्रकार की स्टोन की आविष्कार प्राचीन काल में, बहुत प्राचीन मंदिर है, अभी तक 1000 का साल का पुराना मंदिर है। इतना प्राचीन काल में भी उन लोगों की आइडेंटिफिकेशन की नॉलेज जो कुछ भी है अस्माकं भारतीय ज्ञान परंपरायां विद्यते। अतः तादृश शास्त्रस्य पुनर्निर्माणं करणीयं चेत् एनईपी द्वारा अवश्यम् अस्माभिः नूतनज्ञानस्य अवगमनं करणीयं भवति। एनईपी मध्ये तादृश अवसरः प्रकल्पितः। आर्ट्स् छात्राः, इदानीम् आर्ट्स् सैन्स् इति भिन्नं भिन्नं स्ट्रीम् विद्यते, परन्तु एनईपी द्वारा संस्कृत छात्राः अपि सैन्स् पठितुं शक्नोति। हमारा पढ़ने की कोई सीमाएं नहीं है अभी। इसका पहला हमारा सीमाएं होते थे कि अरे आप संस्कृत का क्षेत्र वाले हैं, संस्कृत होता है तो आप देख लो साहित्य या व्याकरण ही ले सकते हो। आपका फर्स्ट ईयर में बीए में व्याकरण होता है तो एमए में भी व्याकरण ही लेना पड़ता है और दूसरा कोई सब्जेक्ट ले नहीं सकते थे आप। परंतु एनईपी ने उस प्रकार की जितने भी बॉर्डर्स है, बॉर्डर्स को क्रॉस कराने के लिए हमको एक आविष्कार करने की एक अच्छा अवसर दिया है। अतएव भारतीय ज्ञान प्रणाली एनईपी 2020 हमारा जो सीमाओं की हम पार करना चाहते हैं, क्रॉस बॉर्डर एजुकेशन करके एक क्रॉस बॉर्डर एजुकेशन की टाइटल है इंटरनलाइजेशन ऑफ द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम। मीन्स हम भारत के ही नहीं, पूरा किसी भी प्रपंच में किसी भी कंट्री में जाके पढ़ने के लिए जो प्रक्रिया होता है उसको बोलेंगे क्रॉस बॉर्डर एजुकेशन। ये जो क्रॉस बॉर्डर एजुकेशन प्राचीन काल में हमारा बहुत सारे विषयों में था। तक्षशिला इत्यादि, आप राजतरंगिणी इत्यादि ग्रंथों की आविष्कार करेंगे तो हमारा इतिहास हमको पता चलेगा कि जिसके माध्यम से हमारा भारतीय लोग क्रॉस बॉर्डर एजुकेशन करते थे, उस प्रकार क्रॉस बॉर्डर एजुकेशन करने की फिर शुभ अवसर हमको एनईपी के माध्यम से मिला है। अतः फिलॉसफी पढ़ना है तो भी आप अध्ययन करके देख लीजिए कि जो इंडियन फिलॉसफी के माध्यम से सेम फिलॉसफी ग्रीक लैटिन में भी मिलेगा हमको। और साथ ही साथ बाहुबली करके एक चित्र आया था बीच में, आप देखे होंगे कि इस प्रकार की एक गोलक्षेपण के लिए एक यंत्रों की उसमें आविष्कार किया था। परंतु अति प्राचीने काले एव एतेषां यंत्राणाम् आविष्कारः अत्र पूर्णरूपेण अस्माकं साहित्ये स्थापितं विद्यते। एतद् उभयोः अपि भवन्तः बाहुबली चित्रे अवगन्तुं शक्नुवन्ति, परन्तु एतयोः उभयोः अपि यन्त्राणां प्रयोगः अस्माकं भारतीय ज्ञानपरम्परायां 2500 पूर्वमेव विद्यते। एतेषां नाम इत्यादिकं सर्वमपि अत्र रथमूसलयन्त्रादिरूपेण अत्र सर्वमपि लिखितं विद्यते। मतलब थॉट प्रोसेस ले लीजिए, एक नया प्रकार से इसको हम एक साहित्य का रचना कर सकते हैं। हम पढ़ने के बाद इस प्रकार की यंत्रों को एक नया टेक्निक के माध्यम से, समरांगण सूत्रधार जो भोजराज ने जब भी लिखा है, वो समरांगण सूत्रधार इत्यादि ग्रंथों का पढ़ने के बाद हमको एक नया नया थॉट प्रोसेस मिलते हैं। केवल साहित्य ग्रंथों का ही नहीं, इस ग्रंथों को एक वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने की हम कोशिश करेंगे। यही होता है हमारी एक भारतीय ज्ञान परंपरा की एक परिवाह के एक संदर्भ था। विमान शास्त्र में अभी भी बहुत प्रकार की धातुओं का अध्ययन समझ में नहीं आ रहा है। वो धातु क्या हो सकते हैं? वो धातु का स्वरूप इस प्रकार से होगा कि वो धातु आप आकाश में चलते चलते वो मेघ के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। हमको लगता है कि कोई मेघ चल रहा है, परंतु वो एक विमान चलने की एक संभावना प्रक्रिया होते हैं करके विमान शास्त्र में कहा गया। उस प्रकार की धातुओं के आइडेंटिफिकेशन हमको एक मार्गदर्शन मिलेगा। वैदिक ज्योमेट्री जब आप देखेंगे तो आधुनिक ज्योमेट्री से भी अत्यंत एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के रूप में वैदिक ज्योमेट्री हमको मिलते हैं।
एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। लीलावती ग्रंथ का अध्ययन में करते समय एक श्लोक मुझे मिला है। उस श्लोक में जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द भी संस्कृत से उत्पन्न है, त्रिकोणमिति शब्द था। जो ट्रिग्नोमेट्री के आविष्कार, उसमें एक उदाहरण बताते हैं। यदा मयूरः अधः पृथिव्याम् एकं सर्पं पश्यति, सर्पः वेगेन चलति, सर्पस्य वेगं सः तत्र गणनां करोति। पृथिवीतः मयूरः कति किलोमीटर दूरे तिष्ठति, कितना दूर में है करके वो भी बताते हैं। सर्प कितना तेजी से चल रहा है, उतना दूर से वो सर्प को पकड़ने के लिए वो मयूर कितना वेग से आने से और कितना डिग्री से उनको पकड़ने के लिए आना चाहिए था। एक इस प्रकार की रोचक उदाहरण के माध्यम से मैथमेटिक्स पढ़ाने की जो प्रक्रिया है, भारतीय वैदिक ज्योमेट्री में हमको बहुत सारे उदाहरण के रूप में लीलावती इत्यादि ग्रंथों में मिल रहा है। इसलिए गणित का अध्ययन करना है तो लीलावती इत्यादि गणित ग्रंथों की अध्ययन करते हुए एक नया जो वास्तुकला के लिए हम प्रयोग करने की कोशिश करेंगे। एक लेसन हम लिखेंगे कि हर एक लेसन जिनके माध्यम से मैथमेटिक्स में एक लेसन अनिवार्य रूप से भारतीय गणित के बारे में एक होना चाहिए था। केमिस्ट्री का एक भारतीय केमिकल की रसायन शास्त्र विज्ञान का एक लेसन होना चाहिए था, जिससे संस्कृत अध्यापक केवल संस्कृत कक्षा नहीं पढ़ाएगा, मैथमेटिक्स की कक्षा में भी जाके एक लेसन पढ़ाएगा और रसायन की कक्षा में जाके एक लेसन पढ़ाएगा और हिस्ट्री की कक्षा में भी जाके हमारा भारतीय लोग कुछ पढ़ाने के लिए, मतलब संस्कृतज्ञ न केवल संस्कृत भाषायाः पठनम् अपि च भारतीय विज्ञानस्य पाठनार्थमपि एकां कक्षां प्रति गन्तुम् अवसरः लभ्यते। अतः भारतीय विज्ञानस्य वयं सरलतया अवगमनार्थम् एकैकं लेसन वयं लिखामः। इतोपि अत्र बहुविध स्लाइड्स् विद्यन्ते। अस्माकं क्रीडायाम् अपि भारतीय ज्ञानपरम्परायाः एकम् उदाहरणमस्ति। अत्र इदानीं यद् सर्पाणाम् एतत् स्वीकृत्य छात्राः क्रीडन्ति, लूडो इत्यादिकं वा किमपि अस्ति, तत्र प्रक्रिया प्राचीनकाले भारते एव विद्यते स्म। अत्र केवलं क्रीडा, इस क्रीड़ा के माध्यम से वो लोग हर एक में आप देख सकते हैं कि इसको थोड़ा जूम करके देखेंगे तो आपको एक एक के साथ, मतलब आप परमपद सोपान पटम करके वैकुंठपाळी करके एक साउथ में प्रसिद्ध है, वैकुंठपाळी अथवा परमपद सोपान पटम। परमपद सोपान के लिए, मतलब परमपद सोपान के लिए हमारे पास क्या क्या नहीं होनी चाहिए, क्या क्या होनी चाहिए। मतलब समझ लीजिए आपने दान करने से कि आप सीढ़ी मिलते हैं, उधर लिखा होता है कि दान, वो दान के लिए एक बहुत बड़ा व्यक्ति का एक सिंबॉलिक होता है, बलि चक्रवर्ती का उधर एक दिखाया जाता है। जब बलि चक्रवर्ती के पास चलते ही वो सीढ़ी मिलते हैं, मतलब दान करने से आपको सीढ़ी मिलेगा। जिस जगह पे वो असत्य करके एक सर्प होता है, असत्य करने से वो सर्प खा जाएगा आपको, वो सर्प का सिंबॉलिक उस जगह पे असत्यम, अधर्म इत्यादि प्रक्रिया एक सर्पों के माध्यम से एक क्रीड़ा की छात्रों को साहित्य फिलॉसफी पढ़ाने के लिए एक क्रीड़ा की प्रक्रिया भारतीय, केवलं भारतीय वाङ्मये एव विद्यते, अन्यत्र कुत्रापि नास्ति इति एकम् उदाहरणम्। एतादृश भारतीय क्रीडाः अपि अत्र विद्यन्ते। एतादृश क्रीडाः केवलं अत्र विनोदार्थं नास्ति, विज्ञानार्थम् अपि विद्यन्ते इति उदाहरणार्थम् अहं कथयामि। तथैव भारतीय वाङ्मये म्यूजिक, पेंटिंग, लिंग्विस्टिक, डांस इत्यादिकं सर्वमपि विद्यते। अति प्राचीन इदानीं बक्षाली करके एक मैनस्क्रिप्ट मिला था। बक्षाली मैनस्क्रिप्ट में जीरो की आविष्कार का एक आइडेंटिफिकेशन मिलते हैं कि जीरो को उस जगह पे एक डॉट के रूप में कहा गया था। इसमें हम देख सकते हैं अति प्राचीन ग्रंथ में ही लिखा गया है कि ग्रहण किस प्रकार से होते हैं। पृथ्वी गोलाकृति में ही होगा और पृथ्वी और सूर्य का बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो उस जगह पे हमको सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण किस प्रकार से होने की संभावना है, वो सभी हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा में बहुत पहले ही कहा गया था। फर्स्ट सेंचुरी में ही
ये जो हमको सूर्योदय सूर्यास्तमय हो रहा है वो सभी केवल चंद्र की गति से हो रहा है करके आविष्कार हमको फर्स्ट एडी में भी हो चुका है। इस प्रकार का बहुत सारा धातुओं के आविष्कार हम देख सकते हैं कि अभी भी हमारा 4th सेंचुरी में जो जो भू खनन के माध्यम से हमको मिल रहा है, मोहनजोदारो, हरप्पा इत्यादि बहुविध प्रक्रियाः, विभिन्न प्रकार का धातूनाम् आविष्कारः कथमिति वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। विभिन्न प्रकार का वैद्यकीय शास्त्राणां प्रक्रियाम् अवगन्तुं शक्नुमः। वैद्यकीय यन्त्राणां ज्ञानं भारते तु विद्यते, रत्नानां विज्ञानं भारते विद्यते। रत्नस्य परीक्षणं कथं कर्तव्यमिति रत्नपरीक्षणशास्त्रमेव अस्माकं विद्यते। भास्कराचार्यस्य खगोलशास्त्रस्य आविष्कारेण विभिन्नानां ग्रहाणां गतिगमनादिकं सर्वमपि वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। अत्र भवन्तः द्रष्टुं शक्नुमः टाइम टेकन बाय अर्थ टू ऑर्बिट द सन 5th सेंचुरी मध्ये 365 इति अत्र भास्कराचार्य द्वारा ऑलरेडी कैलकुलेट कृत्वा उक्तमस्ति। तेन माध्यमेन 365 डेज एकस्मिन् वर्षे कथं भवति इति आविष्कारः वयं वक्तुं शक्नुमः। वैद्यकीय शास्त्रे आयुर्वेदादि ग्रन्थाः, गणितीय शास्त्रे अपि अस्माकं प्रवेशः। न केवलं गणितीय शास्त्रे भवन्तः एतदपि अवगन्तुं शक्नुवन्ति, यदा वास्कोडी गामा भारतं प्रति आगतः तदानीं स्वकीय जीवनचरित्रे सः लिखितवान् अस्ति। यदा तस्य नौः आसीत् तस्य शतगुणितम् अस्माकं नौः तद् बृहद् विद्यते इति स्वकीय ग्रन्थे तु लिखितवान् अस्ति। इंडियन मैथमेटिक्स प्राचीन कालतः 5th सेंचुरी तः 2000 सेंचुरीज बिफोर वैदिक पीरियड मध्ये भी विभिन्न प्रकार का ज्योमेट्री इत्यादि आविष्कारः, जीरो इत्यस्य आविष्कारः अस्माकं विद्यते इति। संख्यानां गणना यदि वयं पश्यामश्चेत् प्रपञ्चे, भारतं परित्यज्य प्रपञ्चे टेरा इति शब्दः विद्यते। टेरा इत्युक्ते 10 to the power of 12, मतलब 10 के बाद 12 जीरो हम रखेंगे तो जो नंबर बनता है वो ही अभी सबसे बड़ा नंबर के रूप में टेरा के रूप में बताते हैं। परंतु हमारा जो है परार्थ पर्यंत, परार्थ ही नहीं था, परार्थ के बाद अभी हमारा जो काल गणना में भी हम जो कलयुग की गणना में किसी भी जगह पे हम जो नंबरिंग की आविष्कार करते हैं उसमें हम देख सकते हैं 10 to the power of 53 तक हमारा जो नंबरिंग सिस्टम है इंडियन में था। इस प्रकार बहुत सारे विज्ञान को लेना चाहिए, इसलिए बहुत अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग प्रकार में भारत का विज्ञान के बारे में कहा गया है कि विदाउट एक इंस्ट्रूमेंट या कोई भी आयुध के बिना चाइना का ऊपर भारत ने शासन किया है। केवल चाइना का ऊपर भारत ने शासन किया है तो केवल फिलॉसफी, थॉट प्रोसेस इति सः महोदयः वदति यत्र एज अ फार्मर एम्बेसेडर ऑफ चाइना सः स्वकीय वाक्येषु लिखति इंडिया conquered and dominated China culture for 20th century without even having to send a single soldier across her border. सोल्जर अपि तत्र न गतः इत्यादि क्रमेण विभिन्न प्रकारकं भारतीयं वाङ्मयं विद्यते। इतोपि बहवः स्लाइड्स् सन्ति, अहम् एकेन उदाहरणेन किञ्चित् अग्रे कारयित्वा अहं समापयामि, यतः बहु समयं यावत् स्वीक्रियते चेत् बुभुक्षितस्य व्याकरणं न भुज्यते इतिवत् अत्र बैटरी इत्यस्य आविष्कारादिकं भवन्तः शिल्पशास्त्रे प्रति गच्छन्ति चेत् स्थापस्य कलायां बहुविध प्रकारकम् अस्माकं टेक्नोलॉजी वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। प्रायः मम फेसबुक मध्ये सर्वदा अहं स्थापत्यकलायाः विभिन्न प्रकारक उदाहरणानि अहं स्थापयामि, तद् अवगन्तुं शक्नुमः। अस्माकं कल्चर सेम रिलेटेड कल्चर्स पिक्चर्स भवन्तः अत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति, मैथालजीस् अथवा किमपि अस्ति चेत्। बृहदीश्वरालयः यः अस्ति तमिळ्नाडु मध्ये, बृहदीश्वरालयः भारतीय गणितस्य एकं प्रैक्टिकल वयम् एकरूपत्वेन वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। तस्य उपरि यद् 18 टन् अत्र पाषाणं विद्यते, उपरि शिखरे यत् स्थापितमस्ति तस्य स्थापनस्य गणितीय
प्राक्टिकल् वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। वैद्यकीयशास्त्रेषु अपि बालानां यद् फेटस् यूट्रॉन यद् गर्भाशयस्य बालानाम् कथं भवति इति अस्माकं प्राचीनमन्दिरेषु वयम् एतस्य अवगन्तुं शक्नुमः। तादृशशास्त्रमपि अस्माकं भारतीयग्रन्थेषु विद्यते। तदर्थमेव एतादृशम् उदाहरणमहम् अस्माकं भारतीयवाङ्मये कुत्र कुत्र विद्यते इत्यादि प्रक्रियाः विभिन्न स्लाइड्स् अत्र विद्यन्ते इति किञ्चित् भवतां सम्मुखे भारतीयज्ञानपरम्परायां संस्कृतस्य कथं तद् भवितुमर्हति इति एकम् उदाहरणरूपेण अत्र प्रस्तुतिं कृतवान्। वयं किञ्चित् नूतनतया एतस्य अध्ययनार्थं प्रयत्नं कुर्मः। अनेन भारतीयज्ञानप्रणाल्यां विद्यमानानां प्रत्येकं विषयस्य थाट् प्रोसेस् रूपेण वयम् अग्रे आनयितुं शक्नुमः। तत् थाट् प्रोसेस् वयं लिखामः, तद् भवितुमर्हति न भवितुमर्हति टेक्नालजि मध्ये अन्ये जनाः तत् स्वीकृत्य लिखन्ति। तत्पश्चात् पुनः वयं वदामः एतत् सर्वम् अस्माकं भारतीयविज्ञाने अस्ति इति। तथा मा भवतु। वयम् अस्माकं ज्ञानस्य वयमेव आविष्कारं कृत्वा अग्रे सरामः। इन्नोवेशन् अस्माकं पक्षतः स्यात्। तदर्थं पुनः भारतीयज्ञानप्रणाल्याः NEP 2020 द्वारा अध्ययनार्थम् अवसरः लब्धः। ड्यूयल् डिग्री अपि प्राप्तुं वयं शक्नुमः NEP 2020 माध्यमेन। अतः एतादृश शुभ अवसरं वयं सर्वेपि स्वीकृत्य संस्कृतस्य शास्त्राणां च अध्ययनं कृत्वा अग्रतश्चतुरो वेदा पृष्ठतः सशरं धनुः इति वद् इदं क्षात्रम् इदं ब्राह्मम् इति वयं शास्त्राणामपि अध्ययनं कुर्मः, विज्ञानस्यापि अध्ययनं कुर्मः। तेन भारतीयज्ञानप्रणाल्याः अवगमनं सरलं सुलभं च भवति इति उक्त्वा एतादृश अवसरं दत्तवद्भ्यः सर्वेभ्यः अपि अहं पुनः मम कार्तज्ञं वितीर्य विरमामि। तदर्थम् आचार्याः नीलाभ तिवारी महाभागाः, डॉक्टर राजकुमार महाभागाः एवं अत्र संयोजकरूपेण अशोक कुमार मिश्र महाभागाः ये च अत्र विद्यमानाः सन्ति। तथैव च अन्तर्जालमाध्यमेन ये च समवेताः सन्ति सर्वान् विदुषः प्रणिपत्य विरमामि। धन्यवादः। वस्तुतः आज का दिन संस्कृत शौर्यम अनुसंधान संस्थान वाराणसी के लिए अद्भुत रहा। व्याख्यान तो संस्थान ने बहुत करवाए, किंतु ऐसा व्याख्यान शायद यह प्रथम व्याख्यान है जिसमें भारतीय ज्ञान की वो उच्च पराकाष्ठा है एवं विज्ञान का भी वही सुंदरतम वर्णन है। मुझे तो ये आश्चर्य हो रहा है, इस पूरे 1 घंटे से ऊपर के व्याख्यान में मैं सतत इस चिंतन में लगा रहा कि आदरणीय सर, जिनके जिह्वाग्र भाग में संस्थान या UGC के संपूर्ण नियम रहते हैं, सारे रूल रेगुलेशन आपको कंठस्थ होते हैं, उसके साथ साथ ऐसा कौन सा समय है जो आप इतनी व्यापकता से अध्ययन करके उसका संयोजन करते हैं। वस्तुतः आपकी प्रतिभा अद्वितीय है, अत्यंत प्रतिभाशालिनी मेधा के धनी हैं। माता भगवती सरस्वती की अनुपम कृपा है आप पर। आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, अनुसंधान संस्थान पर भी आपका आशीर्वाद बना रहे। आपने आज समय दिया, उसके लिए प्रणति पुरस्सर आपके श्री चरणों में धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। आपका स्नेह हमेशा संस्कृत शौर्यम पे बना रहे, बस यही आशीर्वाद दीजिए।